अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम स्मिता देशमुख है। मैं एक पत्रकार हूँ और एक क्रीड़ा शिक्षक हूँ। क्या आपको 2011 का वो MS धोनी का वानखेड़े स्टेडियम का छक्का याद है? नहीं? अरे भाई, हम लोग क्रिकेट का विश्व कप जीत गए थे उस दिन। फिर PV सिंधु ने किस तरह से हमें रियो ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा मेडल जिता दिया था। मुझे याद है, इन दोनों घटनाओं के बाद भारत में एक बहुत बड़े चर्चे का माहौल शुरू हुआ। क्या हम चीन जैसे बहुत सारे स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में जीत सकते हैं? क्या हम ओलंपिक्स का आयोजन भारत में कर सकते हैं? क्या क्रीड़ा के क्षेत्र में भारत एक नंबर पे पहुंच सकता है? तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है बच्चों, और वो है जी हाँ। आज हर एक खिलाड़ी के पीछे और हर एक टीम के पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था क्रीड़ा क्षेत्र में है, और इस व्यवस्था का नाम है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा व्यापार, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विश्लेषक हैं, कोचेस हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड के सितारे भी हैं। तो चलो बच्चों, आज मैं मेरे बारे में आपको कुछ बताती हूँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, और इस क्षेत्र में कौन कौन सी नौकरियां हैं और आप वो नौकरियां कैसे मिल सकती है आपको, वो देखेंगे। बच्चों, मेरा जन्म मुंबई का है और पढ़ाई में तो मैं पहले से ही अव्वल मार्क्स लाती थी, और जिस तरह हर घर में होता है, मुझे भी बताया गया डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। मुझे तो दोनों नहीं बनना था। फिर भी मैंने अपने पिताजी की सुनी और विज्ञान क्षेत्र में कॉलेज में एडमिशन ली। मैंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरी की और अव्वल मार्क्स लेके। तो फिर शुरू हो गई, आप PhD क्यों नहीं करती केमिस्ट्री में? तो मैंने अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़े, पिताजी मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, क्या मैं जो मुझे करना चाहिए मैं कर सकती हूँ? पिताजी ने कहा चलो देखते हैं तुम क्या करती हो। तो मैंने मुंबई विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का 1 साल का कोर्स पूरा किया, और जब मैं पत्रकार बनी, मुझे तो सिर्फ 2 चीजों में इंटरेस्ट था। एक कि मैं लिखूं, फील्ड पे जाऊं, और दूसरी मेरे जो कीड़ा पत्रकार थे उनके साथ घूमूं। और उनके साथ मैंने हर मैच देखा, कबड्डी का मैच देखा, क्रिकेट का मैच देखा, बैडमिंटन का मैच देखा, और जो क्रीड़ा छाया चित्रकार है मैं उनके साथ घूमती थी, और मैंने अपना क्रीड़ा क्षेत्र से नाता एकदम पक्का कर दिया। दुनिया में आज 7 से 9 ऐसे देश हैं जहां क्रीड़ा की एक अपनी परंपरा है, जिसे हम स्पोर्ट्स कल्चर कहते हैं। जर्मनी, जापान, चीन, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नेदरलैंड, स्पेन, कितने नाम लूं मैं। यहाँ 3 से 4 साल के बच्चे को ही माता पिता किसी क्रीड़ा की तरफ आकर्षित करते हैं। जब बच्चा छोटा हो तो उसे कोई फुटबॉल की कोचिंग पे लेके जाता है, कोई बैडमिंटन की कोचिंग पे लेके जाता है। वीकेंड जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मूवी देखते हैं या हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन उन देशों में माता पिता अपने बच्चों को कोई मैच देखने लेके जाते हैं।
छोटी उम्र में ही घर में एक क्रीड़ा प्रेमी का जन्म होता है। इन देशों में अगर आप जाओ तो हर घर में एक खिलाड़ी है और एक क्रीड़ा प्रेमी है। माहौल ही कुछ ऐसा है कि बच्चे क्रीड़ा की तरफ और ट्रेनिंग की तरफ बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनमें एक उत्साह पैदा होता है और वो ये जो मेडल्स की स्पर्धा है उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब माहौल ऐसा हो, जब देश अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत सारे पदक देश में आ रहे हो, तो पूरी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री खड़ी होती है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स, दुनिया की सबसे बड़ी टीम्स, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम इसी देशों में है। कोई भी खिलाड़ी आप देखो टॉप 5 या टॉप 10 में, ये इन्हीं 7 से 9 देशों से आते हैं। ये तो रही इनकी बात। इस तुलना में भारत कहाँ है? मेरा भारत महान क्रीड़ा क्षेत्र में कहाँ है? देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग। जब इंडियन प्रीमियर लीग का 13 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो 2 बातें सामने आएगी। एक तो दुनिया के सबसे अव्वल नंबर के क्रिकेट खिलाड़ी 1.5 महीने तक भारत में आते हैं और अलग अलग टीम्स में आके उच्च दर्जे का क्रिकेट खेलते हैं। और दूसरी बात, आईपीएल की फाइनेंशियल सक्सेस। ये 2 चीजें कैसे जुड़ गई? पहली बात, जब अव्वल खिलाड़ी अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेलेंगे तो लोग तो जरूर आएंगे, ब्रांड्स तो जरूर आएंगे और रिकॉर्ड नंबर लोगों ने आईपीएल अपने टीवी स्क्रीन पे भी देखी और आज हॉटस्टार की वजह से अपने मोबाइल फोन पे भी देखी। आईपीएल की आज पूरी दुनिया में वैल्यूएशन है $6 बिलियन। मैं दुनिया में कभी भी जाती हूँ क्रीड़ा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सेमिनार्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तब पूछते हैं इंडिया। जब मैं कहती हूँ हाँ आईपीएल, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरा सर एकदम ऐसे ऊपर उठता है कि मेरे देश ने भी इतनी बड़ी स्पोर्ट्स की एक प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। दुनिया का भारत की तरफ देखने का एक पूरा नया दृष्टिकोण आ गया है क्रीड़ा क्षेत्र में। आज हमारे पास F1 का एक ट्रैक है, आईपीएल जैसी ग्लोबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको कहा $6 बिलियन है। बहुत बड़ी लीग्स आ रही है आज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स और क्रिकेट में हम अव्वल दर्जे के नंबर पे है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम मेडल्स लाते हैं। माहौल बहुत बदल चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं। और इन सब में जब आप एक बड़े खिलाड़ी को देखते हैं, विराट जैसे खिलाड़ी को जब आप दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे देखते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए बच्चों कि विराट के पूरे इस सक्सेस के पीछे 7 से 8 लोग पीछे खड़े हैं। और ये सब लोग विराट को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि विराट को उन्होंने एक ब्रांड विराट कोहली बनाया है। और ये जो लोग हैं, इन सब लोगों का एक बैकग्राउंड है और वो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहते हो तो हम कहाँ से शुरू करें? बात पहली, कक्षा 12वीं के बाद इस देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में आपको 3 साल का एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मिलेगा। इसमें दूसरे साल के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई क्रीड़ा का कोई इवेंट चल रहा है या कोई कंपनी है, इसके साथ आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और आप अर्न और स्टडी ये करके अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकेंगे। अब बात दूसरी, ग्रेजुएशन के बाद पूरे भारत में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 साल का, नहीं तो MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 2 साल का, ऐसे 2 प्रोग्राम्स हैं। पहले प्रोग्राम में भी आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिलेगी और आप अर्न और स्टडी के कॉन्सेप्ट में चले जाओगे। MBA प्रोग्राम में 2 साल के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपसेस में आके बच्चों को प्लेसमेंट देती है।
और आज जब मैं देखती हूँ, आज मैंने ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा जिसको नौकरी नहीं है और कहीं काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी धूम मचा रही है और इसमें आप जैसे बच्चे, लड़का और लड़की दोनों को बहुत सारा स्कोप है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पहली कड़ी है डिजिटल मार्केटिंग। बच्चों, मोबाइल फोन से तो आप बहुत वाकिफ हो, आप तो सोशल मीडिया के भी एक्सपर्ट्स हो। फेसबुक पे तो सेल्फी डाली है ना, इंस्टाग्राम के वीडियोस, IGTV, पता है मुझे। लेकिन ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप कैसे प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स और अपने ब्रांड्स को आगे लेके जा सकते हो, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाता है। इस दौरान आपको एक बात समझ में आएगी कि आजकल कोई भी ब्रांड, कोई भी इवेंट, कोई भी लीग, कोई भी खिलाड़ी, उसके सोशल मीडिया पे जितने फॉलोअर्स हैं उसी के हिसाब से उसको उसका एक ब्रांड का उसका वजन होता है। जितना ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उस खिलाड़ी का, उस लीग का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो ये फॉलोइंग आप कैसे कर सकते हो, फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं उसको आप एंगेज कैसे रख सकते हो, आपके फॉलोअर्स आप बढ़ा कैसे सकते हो, वीडियोस कैसे बना सकते हो। अगर आप मैच देखते हैं तो आप मैच की लाइव ट्वीटिंग कैसे कर सकते हो, ये सब आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाएगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। एवरी ब्रांड हैज टू बी पावरफुल ऑन सोशल मीडिया। तो SEO सब आपको सिखाया जाएगा इसमें। आजकल बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक सोशल मीडिया कंटेंट और मार्केटिंग ऐसी कंपनियां हैं उनको दे रखी है, और इन कंपनियों में आप जैसे बच्चों के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कभी ना भूलिएगा, ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बहुत अविभाज्य घटक है बच्चों। स्पोर्ट्स PR स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। PR यानी पब्लिक रिलेशंस। इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपका जो भी खिलाड़ी या कोई स्पोर्ट्स कंपनी या कोई स्पोर्ट्स ब्रांड या कोई लीग या कोई टीम जब आपकी क्लाइंट हो, तो उस क्लाइंट का आप स्पोर्ट्स के जो पत्रकार है, क्रीड़ा पत्रकार है, उनके साथ आप अच्छे संबंध कैसे रख सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है आज भारत में बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स पत्रकार है, प्रिंट है, डिजिटल है, टेलीविजन है, इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इन पत्रकारों के साथ आप कैसे अपने क्लाइंट को जुड़े रखिए, ये आपको पब्लिक रिलेशन सिखाता है। सबसे बड़ी बात, आज देश में जो 4 से 5 बड़ी पब्लिक रिलेशंस कंपनियां हैं, उसमें स्पोर्ट्स PR की डिवीजन है। ये कंपनियां हैं कॉन्सेप्ट PR, एडफैक्टर्स PR, जेनेसिस PR और MSL। तो इन बड़ी कंपनियों में अगर आपको स्पोर्ट्स PR अच्छा लगा और आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो इन कंपनियों में आपको नौकरी मिलेगी। तो स्पोर्ट्स PR स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर्स। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ये जो कोर्स है, वहाँ हम क्रीड़ा क्षेत्र के मैनेजर्स बना रहे हैं। आप जैसे बच्चे ये पूरा क्षेत्र मैनेज करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल बनाएंगे और आप सब मिलके इस पूरे इवेंट या आपके क्लाइंट का जो भी स्पोर्ट्स का बिजनेस है वो आगे लेके जाएंगे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 3 फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड जो विषय है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और लीग मैनेजमेंट। मेरे पास बहुत विद्यार्थी आते हैं, मुझे क्रीड़ा पत्रकार बनना है। क्रिकेट तो मैं जानता हूँ लेकिन बास्केटबॉल का नॉलेज मुझे नहीं है। फुटबॉल तो मैं देखता हूँ लेकिन बैडमिंटन मुझे समझ में नहीं आती। तो उनको मैं कहूंगी कि एक अच्छा क्रीड़ा पत्रकार बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिंट में यानी अखबार या मैगजीन में आना चाहते हो
तो आपका लिखना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये रही प्रिंट की बात। अगर आप किसी चैनल के लिए स्पोर्ट्स पत्रकार बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, कैमरा के सामने आपका कॉन्फिडेंस है, बोलने की जो भाषा है वो आनी चाहिए। लेकिन हर पत्रकार के लिए जो तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो आनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके सामने कोई न्यूज ब्रेक हो रहा है, आपके पास अगर कोई खबर है, तो अगर वो खबर आप वक्त पे नहीं देते हो तो खबर का कोई मायने नहीं रखता। आप पत्रकार बन सकते हो। और मैं तो कहूंगी कि आजकल जो डिजिटल जो युग है इसमें तो आप, अगर आपका भाषा पे थोड़ा नियंत्रण है और आप जल्दी से जल्दी अपनी खबर देना चाहते हो तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में आइए। लेकिन डिजिटल में भी हिंदी है, गुजराती है और लैंग्वेज में भी बहुत सारी ओपनिंग्स है मीडिया में। लेकिन आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल स्पोर्ट्स पत्रकारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपकी फॉलोइंग देखते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। आपकी सोशल मीडिया स्टेटस और फॉलोइंग किसी भी पत्रकार के लिए आज बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप करोगे तो आपको स्पोर्ट्स की पत्रकारिता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 21वीं शताब्दी को मैं इवेंट मैनेजमेंट की शताब्दी हमेशा बोलती हूँ। आजकल शादियों से लेके बच्चों के जो बर्थडे पार्टीज होती है उसमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का हाथ होता है। और क्रीड़ा क्षेत्र के लिए तो इवेंट मैनेजमेंट मैं तो कहूँगी एक हृदय है हमारी इंडस्ट्री का। अगर कोई मैच ना हो, अगर कोई इवेंट ना हो तो क्रीड़ा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा। गली के क्रिकेट से आईपीएल से लेके ओलंपिक तक हर चीज एक बड़ा इवेंट बन चुकी है। और पूरे विद्यार्थी समाज को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इवेंट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है और बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं। यहाँ भी 24 घंटे काम है। बट बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी IMG आज भारत आ चुकी है और वो आईपीएल का आयोजन करती है। हर साल बहुत सारे बच्चे आईपीएल में इंटर्नशिप करते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का स्पोर्ट्स के लिए क्या काम होगा? जहां आपका इवेंट हो रहा है वो वेन्यूज आप ढूंढिए, फिर वहां की सब अरेंजमेंट आपको करनी है, वेंडर मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, फिर आपके जो प्लेयर्स है उनकी व्यवस्था आपने बराबर की है कि नहीं, आपका जो ब्रॉडकास्ट पार्टनर है वहाँ वो कैमरा कब लगेंगे, स्टेडियम के अंदर जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है वो कैसे होंगे, स्टेडियम के अंदर क्राउड मैनेजमेंट ये भी आपके हाथ में होगा। इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। बहुत सारी कंपनियां इसमें आ चुकी है और यहाँ भी बहुत नौकरियां हैं। मैं किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की विद्यार्थी को पूछती हूँ कि तुम्हें क्या बनना है, तो सब बोलते हैं मुझे सेलिब्रिटी मैनेजर बनना है। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है इस सिलेबस का। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का एक प्रोफेशनल करियर 8 से 15 साल तक होता है। तो इसी 15 साल में उसको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और उसी 15 साल में अपनी पूरी लाइफ के पैसे भी कमाने हैं। तो एक अच्छा सेलिब्रिटी मैनेजर होना तो बहुत ज़रूरी है। आज हम सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचते हैं, कितना बड़ा ब्रांड, भारत रत्न है वो, लेकिन सचिन तेंदुलकर का ब्रांड बनाने के पीछे उनके सेलिब्रिटी मैनेजर थे मार्क मैस्करेनस। उनका बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, आपने जेरी मैगवायर नाम की टॉम क्रूज की एक अंग्रेजी मूवी देखी होगी जिसमें एक सेलिब्रिटी मैनेजर कैसे एक रग्बी प्लेयर की पूरी लाइफ ही बदल डालता है। सेलिब्रिटी मैनेजर का काम होता है अपने क्लाइंट के लिए अच्छे एंडोर्समेंट्स लाना, टाई अप्स लाना, ब्रांड्स लाना, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, पैसे की नेगोशिएशन करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के सब टर्म्स कंडीशंस आप अपने क्लाइंट प्लेयर के साथ बैठ के वो निभाना।
कभी कभी अगर बात फैल गई, अरे हमने तो पैसे दिए लेकिन रोहित शर्मा आया ही नहीं उस इवेंट के लिए, तो ये बात फैल जाती है, फिर दूसरे ब्रांड्स को भी पता चलती है। तो ये 50-50 नेगोशिएशन है। फिर अपने क्लाइंट के बारे में कभी भी कोई क्राइसिस ना आए। छोटा करियर है 10-15 साल का, उसी में सबको मैक्सिमम बेनिफिट अपने क्लाइंट को देना है। और सबसे बड़ी बात, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रांड्स के साथ रखनी है। सबसे जो जैसे हम कहते हैं ना ड्रीम एंडोर्समेंट, जब भी आप रॉजर फेडरर जैसे टेनिस स्टार को और रोलेक्स जैसे ब्रांड को एक साथ देखते हैं तो सभी प्लेयर्स कहते हैं इसे कहते हैं परफेक्ट ब्रांड एंडोर्समेंट। एक अच्छा सेलिब्रिटी मैनेजर हर एक खिलाड़ी की जान होता है। मुझे मालूम है आप सबको सेलिब्रिटी मैनेजर बनना है, बहुत काम है, बहुत कष्ट है, 24 घंटे का काम है। तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की जो मॉड्यूल है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, इस पे ध्यान रखिए और इस पे अगर आप फोकस करोगे तो नौकरी मिलना बहुत आसान है। बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में अब सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, जिसको दूसरा एक शब्द होता है टैलेंट मैनेजमेंट, की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हो बच्चों। जैसे जैसे क्रीड़ा का प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है, आपने देखा होगा कि भारत के हर बड़े शहर में स्पोर्ट्स क्लब्स आ रहे हैं और हमारे जो भूतपूर्व प्लेयर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने अपनी एकेडमीज खोल रहे हैं। आज बैडमिंटन, टेबल टेनिस और क्रिकेट और हॉकी में भारत में बहुत सारी एकेडमीज हैं। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसा विषय है जहां हम एक एकेडमी कैसे चलाते हैं, वहाँ बच्चों को एडमिशन्स कैसे मिलती है, वहाँ बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, इस एकेडमी की कैसी प्रमोशन होती है सोशल मीडिया पे, यानी पूरी एकेडमी आप कैसे चला सकते हो, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। और आपका अगर एकेडमी का हेड कोई फॉर्मर बड़ा प्लेयर हो तो वो प्लेयर का रोल उस एकेडमी में क्या होगा। हर एकेडमी और स्पोर्ट्स क्लब्स इस देश में आप जैसे बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं। बच्चों, बड़े बड़े विषय तो मैंने आपको विस्तार में बता दिए। इसके साथ आपको HR पॉलिसीज, टैक्सेशन इश्यूज, GST के बारे में कुछ बताएंगे और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो लॉज हैं इसके बारे में भी जानकारी होगी। इस पूरे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स के बारे में यही कहूँगी कि इसके बाद हर विद्यार्थी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक अलग नजरिए से देखेगा। आपके पास 180 डिग्री नॉलेज होगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का और आप इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के आगे जाके एक बिजनेस ओरिएंटेड नजर से देखेंगे। बच्चों, भारत की पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 10 से 15% ग्रोथ रेट पे आज है। दुनिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 8 से 10% और हमारी 10 से 15% पे है। तो आप इसके बारे में विचार कीजिए, इसके बारे में अध्ययन कीजिए। बच्चों, मुख्य विषयों के बारे में तो मैंने आपको विस्तार में बता दिया। इसी के साथ आपको HR पॉलिसीज, टैक्सेशन यानी GST के बारे में और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो लॉज है उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। बच्चों, दुनिया बदल रही है। जो स्पोर्ट्स कल्चर देश है जैसे चीन, जापान, रशिया, ये 7 से 10 गुना प्रतिशत से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। और इसी दौरान भारत में क्रीड़ा का व्यापार 10 से 15% के तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है आने वाले सालों में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है और इसका मतलब है यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो एक अच्छी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री या कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज मैंने आपके मन में जितने भी सवाल थे इस इंडस्ट्री के बारे में उसका जवाब दे दिया। आपके साथ ये वार्तालाप करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
बच्चों, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हर पहलू पे आज हमने चर्चा की। हमने देखा कि क्रीड़ा के क्षेत्र में कुछ देश बहुत आगे निकल चुके हैं और भारत भी आज इस दौड़ में शामिल है। मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन की। मैंने आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में बताया, कैसे कक्षा 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो। एक बात तय है बच्चों कि क्रीड़ा का क्षेत्र अब बहुत बड़ा व्यापार के रूप में हमारे सामने आ रहा है और इस क्षेत्र को आप जैसे होनहार बच्चों की बहुत जरूरत है। अब मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, एक चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ। घबराना मत बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये लिख के बताएं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं और क्यों। ये आप मुझे एक तरह से मिशन स्टेटमेंट अपना लिख के भेजिए, ठीक है? तो उठाओ कलम या अपने कंप्यूटर पे जाओ और ये एक पेज मुझे जरूर भेजना। मैं बहुत बेसब्री से आपके विचार जानने के लिए उत्साहित हूँ। नमस्कार बच्चों। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।